हेलो एवरीवन, मैं कृषि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र की सोशल ट्रायल हिस्ट्री की एनसीईआरटी की ऑडियो बुक में चैप्टर नंबर 5 हड़प्पा सभ्यता। यह हड़प्पा सभ्यता का फोर्थ पार्ट है। चलिए बिना देरी के अपने आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हड़प्पा की कृषि एवं पशुपालन। तो हमें इस टॉपिक के नाम से समझ में आना है कि कृषि क्या होता है। इस टॉपिक के अंदर हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। उस समय के जो लोग थे तो हड़प्पा सभ्यता के समय में लोग कृषि किस तरीके से करते थे, कौन कौन सा पशुओं को अपने पालतू पशु बनाते थे, इनके पशुपालन किस टाइप का था उस समय में। कुछ हड़प्पाई नगरों से मिले अन्नागारों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि खाद्यान्न की अधिक मात्रा पैदा की जाती थी कि उनसे लोगों की तत्कालिक आवश्यकता तो पूरी जाती थी, पर बचे हुए अनाज को उतनी भारी व्यापार से यानी कि हड़प्पा से हमें कुछ अन्नागार मिले हैं। और अन्नागार से ये पता चलता है कि उस समय के लोग काफी ज्यादा अनाज पैदा कर लेते थे। उतना अनाज होता था कि वह उसको एक जरूरत के लिए स्टोर करके भी रख लेते थे कि कभी अगर कोई आपदा वगैरह आ गई तो वे इस अनाज का यूज कर सकते हैं। तो वे उसको एक जगह पर सुरक्षित करके भी रख देते थे। सिंधु प्रदेश में आज के पहले की अपेक्षा बहुत ही कम वर्षा होती थी, इसलिए ये प्रदेश आज इतना उपजाऊ नहीं रहा। यानी कि सिंधु प्रदेश में क्या होता है कि पहले की अपेक्षा अगर पहले की बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो उस समय में यहाँ पर काफी वर्षा होती थी, तो इसलिए फसल जो थी वो जमीन उपजाऊ होती तो फसल अच्छी हो जाती थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम वर्षा होने लगी अब, इसलिए ये धीरे धीरे यहाँ पर उपजाऊ भी खत्म होने लगी। अब कोई फसल के लिए हमें क्या चाहिए, मिट्टी उपजाऊ होगी तभी तो फसल उगेगी अच्छी। क्या बंजर जमीन पर फसल उग सकती है? नहीं। इसी प्रकार से अब जो फसल है वहां पर कम क्यों उगती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम हो चुकी है। बारिश कम हुई तो जमीन की उपजाऊ उर्वरता कम हो गई, इनकी उर्वरता कम होगी तो कृषि वहां पर नहीं हो सकती। यहाँ के समृद्ध गांव और शहरों को देखने से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में प्रदेश को उपजाऊ था। अब यहाँ केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी कि अगर हम हड़प्पा काल की बात करें तो यहाँ से जमे गांव शहर मिले हुए इतने समृद्ध है कि इनको देखने से ही पता चलता है कि यह जो जगह है वो कितनी उपजाऊ थी यहाँ की मिट्टी। अब की बात करें तो अब यहाँ पर केवल केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर का एक इतिहासकार बता गया है कि सिंध देश के उपजाऊ भागों से गिना जाता था। यानी कि 4वीं सदी में एक सिकंदर का एक इतिहासकार था जो कि यह बता के गया है कि सिंध देश में उस समय में उपजाऊ भाग जो था, यानी कि सिंध देश उस समय सबसे उपजाऊ भाग होता था। उस काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदा अधिक थी। क्या होता था कि सिंधु प्रदेश में उस समय में प्राकृतिक वनस्पति या संपदा जो थी बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती थी। यहाँ पर वनों की लकड़ी, यहाँ पर बहुत गहरे गहरे वन थे, घने घने जंगल थे, और उन वनों की जो लकड़ियां थी उनको क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था, उनसे ईंटों को पकाने के लिए उन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, उन लकड़ियों से इमारत को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि होती थी, कैसे होती थी, क्या किस प्रकार से वो। अब हम बात करते हैं थोड़ा कि कौन कौन सी फसलें लोग उगाते थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि। लंबे अरसे तक खेती का विस्तार बड़े पैमाने पर चलाई और ईंधन के लकड़ी का खपत होती रहने से यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि क्या हुआ कि बहुत लंबे टाइम तक लोगों ने क्या करा, ईंधन और चराई इसका ज्यादा इस्तेमाल करा, जिससे कि लकड़ी की खपत होती चली गई। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति जो थी क्षीण होती चली गई। इस प्रदेश की उर्वरता का विशेष कारण शायद सिंधु नदी का हर साल, यानी कि ये कहते हैं कि उस समय में सिंधु नदी से हर साल यहाँ पर बाढ़ आती थी, तो शायद हो सकता है कि बाढ़ के कारण यहाँ पे जो जमीन है वो इतनी उपजाऊ रही हो। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवार से प्रकट होता है। यानी कि वहां से हमें कुछ ऐसी दीवारें मिली जो गांव की रक्षा करती थी, जो पक्की ईंटों की बनी होती थी, और इससे ये पता चलता है कि जो बाढ़ है वो हर साल सिंधु क्षेत्र में आती थी। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जल और मिट्टी बहा कर लाती थी और इसे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती। यानी कि जो सिंधु नदी होती थी वो नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी जो थी वो अपने साथ बहाकर लाती थी। नील नदी भी लाती थी, सिंधु नदी भी लाती थी, पर सिंधु नदी जो थी वो थोड़ा ज्यादा लाती थी नील नदी के मुकाबले में। इससे और वो क्या होता था कि इसको बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती थी, जिसके कारण भी यहाँ की उर्वरता जो थी मिट्टी की उपजाऊपन वो मर जाता था। जैसा कि नील ने मिस्र का निर्माण कर वहां के लोगों का भरण पोषण किया। यानी कि मिस्र का जो निर्माण था वो नील नदी के द्वारा ही हुआ था, और यही नील मिस्र के जो लोग थे वो मुख्य रूप से नील नदी पर निर्भर थे। वैसे सिंधु नदी के द्वारा सिंध क्षेत्र का निर्माण हुआ, और ये यहाँ के लोग भी इस नदी पर डिपेंड थे। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बोते थे। यानी कि सिंधु सभ्यता में
जब बाढ़ चली जाती थी, नवंबर का महीना होता था, तो लोग क्या करते थे, जहां जहां पर बाढ़ आई होती थी तो जमीन बहुत अच्छी हो जाती थी, गीली उपजाऊ एकदम हो जाती थी, वो लोग इसको बीज को बो देते थे। अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं जो के फसल काटते थे। यानी कि अगली बार जब तक आती थी ना, अप्रैल का महीना होता था तब तक, उससे पहले क्या करते थे, अपनी सारी फसल जो भी उगाते थे उसको काट देते थे। यानी कि जब बाढ़ चली गई और जब बाढ़ आएगी, इन लोगों को पता होता था कि वो अक्सर अप्रैल के महीने में आता है। अप्रैल से नवंबर के बीच में यही एक टाइम होता है जब इसमें इनको फसल उगानी है और जल्द से फसल को काट लेना है ताकि वो बाढ़ के आने से पहले सुरक्षित बच जाए। ये है एक बच्चे का खिलौना, एक फल, ये देख सकते हैं हम लोग बच्चे के अंदर, जो कि हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला है। यह कोई फावड़ा या फालने नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राकावस्था में जो कुंड देखे गए हैं कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोते थे। यानी कि अगर बच्चे के खिलौने में ऐसा है तो ऐसा माना जाता है, पुरातत्व ये कहते हैं कि शायद ये असली में भी हल होता होगा। और ऐसा माना जाता है कि राजस्थान से मिला है, तो लोग कहते हैं कि राजस्थान में उस समय के लोग हल जोतते हों। हड़प्पा लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते हैं, इस हल को आदमी खींचता हुआ या बैल, इस बात का पता नहीं है। यानी कि पुरातत्व ये कहते हैं कि हड़प्पा के जो लोग हैं वह लकड़ी का प्रयोग करते होंगे, लकड़ी के हलों का प्रयोग करते हैं, परंतु इस बात का हमें पता नहीं, ज्ञात नहीं हुआ है कि वह आदमी के द्वारा खींचे जाते हैं बैलों के द्वारा। फसल काटने के लिए शायद पत्थर के हंसियों का प्रयोग होता था। कमरबंदों या नालों को बांधों से घेरकर जलाशय बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों की विशेषता रही है। यानी कि कमरबंदों और नालों से को बांधों से घेरकर जलाशय बनाने की चीज। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से हमें कुछ हिस्सों से ऐसे विशेष चीजें मिली है कि जहाँ पर गबरबंदों या नालों से जो बांध बने हैं ना, उनके चारों ओर गबरबंद ये नाले बंधे हैं, उसके बीच में एक जलाशय है। बांध, एक जलाशय के चारों ओर बांध है और उस बांध के भी चारों ओर क्या है, गबरबंद या नाले। इस प्रकार की कुछ ऐसी विशेष चीजें हमें बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से मिली है। किंतु लगता है कि नहरों या नालों की सिंचाई की परिपाटी नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि नालों का जो पानी था या नहरों का जो था, इनसे लोग सिंचाई नहीं करते थे। सिंचाई के लिए लोग किसी अन्य साधन का उपयोग करते थे, जैसे कि कुएं हो गए या फिर कोई नदी वगैरह हो गई, इनका उपयोग करते थे। नदी और नहरें दो अलग अलग चीज होती है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन ऑफ द डे भी यही है कि आप लोग को ये बताना है कि नदी और नहर में क्या फर्क होता है। हड़प्पाई गांव जो अधिकतर बाढ़ वाले मैदानों में थे, प्रचुर अन्न उपजा लेते थे, जो न केवल उनकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बल्कि खेती के काम में से मतलब ना रखने वाले नगर निवासी, शिल्पी, व्यापारी, सामान्य नागरिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राप्त था। यानी कि हड़प्पा लोग जो थे ना, जो बाढ़ वाले मैदानों में रहते थे, वो बहुत ज्यादा अन्न की मात्रा पैदा कर लेते थे, यानी कि बहुत ज्यादा कृषि कर लेते थे, जिससे कि क्या होता था कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति तो हो जाती थी, बल्कि खेती के काम। और क्या होता था कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते थे जैसे शिल्पकार या व्यापारी हो गए या सामान्य नागरिक, जो लोग खेती वगैरह नहीं करते थे, तो जब कोई किसान फसल उगाता था तो उसमें इनकी जरूरतों को भी पूरा कर देता था। यानी कि उसके लिए इतनी फसल उगाती थी एक किसान के लिए कि वे अपने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण कर सके, और इसके अलावा वे शिल्पी, व्यापारी या अन्य नागरिक जो कि फसल नहीं उगा सकता है, उनकी भी जरूरतों को पूरा कर सके। यहाँ से हमें पौधों के कुछ अवशेष मिले, जिनसे हमें ज्ञात होता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तेल, सरसों उगाते थे। बनावली से हमें जो मिला है वो बहुत ही बढ़िया किस्म का है। वे दो किस्म का, ये लोग दो किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। वहीं लोथल की जो बात करें तो लोथल के लोग जो है वो 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उगाते थे, जिनके अवशेष हमें वहां पे मिले हैं। हड़प्पा में मोटे अनाज, यानी कि जो हड़प्पा में अनाज उगाते थे वे 6 प्रकार के होते थे, 6 किस्म के होते थे। सबसे पहले रागी, दूसरा कोंदो, तीसरा चावल, चौथा ज्वार, पांचवा मटर और फलिया। यानी कि ये सब अनाज जो थे वो हमें हड़प्पा से मिले हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि हड़प्पा लोग इन सभी अनाजों को उगाते थे। मूल जो हड़प्पा शायद कालीबंगा में अनाज को बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। यानी कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में शायद अनाज के जो बड़े बड़े कोठार होते थे, यहाँ पे इनको जमा किया जाता था। कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। यानी कि कपास की शुरुआत भी यहीं से मनाई जाती है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास को उगाया था। सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में पालित हुआ, जिसे यूनानी से सिंगल कहने लगे। यानी कि जो कपास था वो सबसे पहले सिंध के क्षेत्र में ही पैदा हुआ, जिस कारण यूनानी लोग इनको क्या कहने लगे, सिंडल कहने लगे, जो कि सिंधु शब्द से बना हुआ एक निकला हुआ एक शब्द।
सिंधु सभ्यता घाटी की परिपक्वता के चरण में कम से कम 2000 वर्ष पूर्व पहले मेहरगढ़ पुनः पर कपास प्राप्त हुआ। यह संसार भर के कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें कपास मिला है वह 2000 वर्ष पहले का माना जाता है और मेहरगढ़ से यह हमें प्राप्त हुआ है। इससे ये माना जाता है कि संसार भर में सबसे प्राचीनतम जो हमें कपास के साक्ष्य मिले हैं वे यहीं से मिले हैं। कितने पुराने? 2000 वर्ष पुराने। कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। मोहरों पर किए गए रेखांकन में मुझे ये इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जो जानकारी थी, यानी कि मोहरों पर हमें वृषभ की मेरी मूर्ति अभी वृषभ की मिली है, तो इससे ये कहा जा सकता है कि शायद ये लोग वृषभ का प्रयोग करते हैं और खेतों को जोतने के लिए। वृषभ मतलब बैल। ये लोग जुताई के लिए हल का प्रयोग भी करते थे। यह एक नई बात है। यानी कि देखिए, पुरानी खोजें तो ये कहते हैं, मतलब समय के साथ क्या होता है और खोजें होते रहती है, तो जो डाटा होता है वो थोड़ा चेंज होता रहता है। हालांकि पुराने डाटा को हम अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ जब नई खोजें होती है, कुछ नई चीजें मिलती है, तो न्यू डाटा में उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो प्राचीन खोजें जो है वो ये कहती है कि ये लोग हल का प्रयोग करते। प्राचीन खोजें ये कहती है कि ये लोग वृषभ का प्रयोग करते थे बैलों को हल जोतने के लिए, है ना। और नई खोजें ये कहती है कि लोग हल को जोतने के लिए नई खोजें ये कहती है कि ये लोग जुताई के लिए हल का प्रयोग करते हैं। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वो लकड़ी से बनाए जाते, लेकिन हड़प्पा से हमें हल तो नहीं मिले क्योंकि वो लकड़ी के बने होते थे और लकड़ी की चीजें ज्यादा देर तक नहीं होती, वो नष्ट होती जल्दी। लेकिन हमें वहां से कुछ हल के खिलौने मिले। इस प्रकार के कुछ खिलौने मिले तो हम नहीं कह सकते कि शायद ये लोग हल का प्रयोग करते होंगे। मिट्टी से बने हल हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं? मिट्टी के मिट्टी से बने जो हल है वो हमें चोलिस्तान बलावली हरियाणा से मिले हैं। खिलौने मिले हैं लकड़ी वाले जो है वो हमें खिलौने मिले हैं, और जो मिट्टी वाले मिले हैं वो हमें असली के मिले हैं चोलिस्तान और बनावली से। काले बंगाल में खेत में हल रेखाओं से दो समूह एक दूसरे के संपूर्ण पर काटते हुए विद्यमान एक दर्शाते एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि काली बंगाल में खेत में जो हल मिले हैं वहां पर ऐसी दो रेखाएं बनी हुई है जो कि एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती हैं, जिससे ये पता चलता है कि एक खेत में एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती है। यानी कि ये खेत है तो यहाँ पर एक दूसरे को समकोण पर इस तरीके से काटते हुए हमें कुछ ऐसी चीजें मिली है, फसल चीजों के अंदर हमें समकोण लाइनें मिले, तो इससे जब चीज इस तरफ अलग फसल और इस तरफ अलग फसल, यानी कि एक साथ ये दो लोग दो अलग अलग फसलें उगाते होंगे खेतों में। काली बंगाल में प्रथम काल की खुदाई में मिले हुए बोए हुए खेत में हल से बड़ी आड़ी तिरछी कूड़ों के निशान को पता चलता है कि दो फसलें उगाई जाती है। यानी कि काली बंगाल में कि जब खुदाई हुई तो वहां से बोए हुए खेत में और हाथ से बने हुए आगे तिरछी कूड़ों मिली है। इन सभी के निशाने से हमें ये पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर भी एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। यानी कि सबसे पहले काली बंगाल में किस किस चीज से पता चलता है? एक तो जो खेतों के अंदर समकोण आड़ी तिरछी रेखाएं मिली है, दूसरा बोए हुए खेत से, तीसरा आड़ी तिरछी कूड़ों से, है ना, हल से बनाए गए थे। उदाहरण राजस्थान, हरियाणा, यूपी में वर्तमान में भी तो यही तरीका अपनाया जाता है। खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता है जिसके निचले सिर पर तांबे लकड़ी का फाल लगी होती है। यानी कि ये लोग जुताई के लिए क्या करते थे कि जो लकड़ी का हल होता था उसका प्रयोग करते थे और इसके निचले सिरे पर तांबे या लकड़ी का फाल लगा होता था। मोहनजोदड़ो और बनावली में हल्के मिट्टी के मॉडल पाए गए हैं। फसल की कटाई तांबे की हथी और औजार और लकड़ी के हत्थे पर लगे पत्थर के पलकों से की जाती। यानी कि जो फसल की कटाई थी वो तांबे की हथिये से या फिर लकड़ी के हत्थे से या पत्थर के फलकों से होती थी। पशुपालन में हड़प्पा लोगों का ज्ञान हो गया, यानी कि ये लोग पशुपालन भी करते थे, ये लोग गैंडे के बारे में भी इनको जानकारी थी। मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेर के नगरों के लोग भी इन्हीं लोगों की तरह अनाज पैदा करते थे। उनके पालतू पशु भी प्राय होते थे। यानी कि मेसोपोटामिया के समकालीन एक सुमेर शहर था। यहाँ के लोग जो थे, सुमेर नगर के जो लोग थे वे भी हड़प्पा के लोगों की तरह अनाज पैदा करते थे। उन्हीं की तरह पालतू पशुओं को पालते थे जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। धोलावीरा जो कि गुजरात से में मिला है, यहाँ से एक जलाशय मिला है और ऐसा माना जाता है कि शायद इसका प्रयोग कृषि के जल संचयन के लिए होता होगा। अफगानिस्तान में शोधकुई नमक एक हड़प्पा स्थल मिला है जहां से हमें नहरों के अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध से हमें नहरों के अवशेष नहीं मिले हैं। यानी कि अफगानिस्तान से हमें अवशेष मिले हैं, पंजाब और सिंध से हमें इस तरह कोई शेष अवशेष नहीं मिला है।
संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो में से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिप्स में मिले। यानी कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े मिले, चांदी के कुछ फूलदान मिले और कुछ बहुत अन्य तांबे की वस्तुएं भी मिली है जो कि आपस में चिपकी हुई है। पक्के मिट्टी और फैंस मिट्टी से बनी तकलियां सूट कटाई का संकेत देती है। संसार भर में कपास के अस्तित्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ है। खेती आमतौर पर नदियों के किनारे की जाती थी। खेती क्या होती थी, यानी कि उस समय जो कृषि होती थी वो कहाँ होती थी, आमतौर पर नदियों के किनारे होती थी। यहाँ पर गर्मी और वर्षा के दिनों में बाढ़ का पानी बह जाता था। पानी के इस बहाव से हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी आकर जमा हो जाती थी। इससे ऊपर के हल चलाने और खाद पानी देने की जरूरत नहीं होती थी। यानी कि नदियों के किनारे की जाती थी खेती, जो होती थी वो नदियों के जो किनारे जगह होती थी वहां पर होती थी। तो वहां की मिट्टी भी उपजाऊ होगी, है ना। तो यहाँ पर गर्मी और वर्षा के दिनों में बाढ़ का पानी बह जाता था। यानी कि जब बहुत गर्मी होती थी तो जब वर्षा होती थी, जो बाढ़ के आती थी, उन सभी का पानी बहकर कहाँ जाता था, नहरों में जाता था, नदियों में। और ये लोग कहाँ पर फसल उगाते थे, इन्हीं के आसपास किनारे। पानी के इस बहाव से हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी आकर जमा होती थी। यानी कि जब इतना सारा पानी वहां पर जाता था तो एक बहुत नई मिट्टी आकर वहां पर जम जाती थी, जिसे ऊपर से हल चलाने और खाद पानी देने की जरूरत नहीं होती थी। यानी कि ये मिट्टी इतनी उपजाऊ होती थी कि न इसमें कोई खाद चाहिए, न कोई पानी चाहिए, कुछ भी इसमें नहीं डालना पड़ता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पशुपालन। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पशुपालन, यानी कि ये लोग किस प्रकार के पशुओं को पालते थे, उनका किस किस रूप में इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा लोग बहुत सारे तरह के पशुओं को पालते थे। खुदाई में बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली, जैसे भेड़, बकरी, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, सुअर, कुत्ता, बिल्ली। इन सभी कंकाल हमें खुदाई के दौरान मिले हैं। मोहरों पर अनेक जानवरों के चित्र भी हमें मिले हैं, जैसे कि भेड़, हाथी, बकरियां। हड़प्पा मोहरों पर हमें इन जानवरों के चित्र मिले, जैसे भेड़, बकरियां, कुबड़ वाला सांड, भैंस, हाथी। इन सभी के चित्र हमें हड़प्पा मोहरों से मिले हैं। गधे और ऊंट भी समय के लोग पालते थे। और सर्वप्रथम जो सबसे प्राचीन जो पशु कुल तक सबसे प्राचीन पशु जो माना जाता है, जो पालतू बनाया गया था सर्वप्रथम, वो कुत्ते को माना जाता है। बिल्ली पाले जाने के भी साक्ष्य यहाँ से मिले। अनेक जंगली जानवर जैसे कि चीटीदार, हिरन, सांबर, पाड़ा, खोगडियार, जंगली सुअर आदि की हड्डियां यहाँ से मिली है। इन सभी को ये लोग भोजन के लिए, शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। खाने के लिए अनेक प्रकार की मछलियां और चिड़िया भी पकड़ी जाती थी। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं पक्की मिट्टी का एक बना हुआ वृषभ है, जो कि यहाँ हमें हड़प्पा से मिला है। यहाँ से हमें ऊँटों की हड्डियां भी मिली है, बहुत सारी बड़ी संख्या में मिली है, लेकिन किसी भी मुद्रा पर हमें ऊँट का चित्र नहीं मिला है। घोड़े की हड्डियां देखिए, अगर आज भी क्या होता है एग्जाम में ना, कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी अवशेष हमें नहीं मिले, तो आंसर आता है घोड़ा। ये क्योंकि ये प्राचीन खोजों के अनुसार। लेकिन वहीं अगर हम नई खोजों की बात करें तो नई खोजों के अनुसार ये आता है कि घोड़े की हड्डियां कहाँ मिली है। तो बच्चे तो ना कंफ्यूज आते हैं और एग्जाम में ये देख नहीं पाता, क्या करते हैं कि पुराने क्वेश्चन को रिपीट मारते हैं, तो इसका ध्यान नहीं देते। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि घोड़े की हड्डियां मतलब कौन से जानवर की हड्डियां नहीं मिले, तो आपको घोड़ा लगाना। और अगर ये है कि घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली है, तो आपको लगाना है लोथल, चकोदा, कालीबंगा और अन्य स्थलों से। मुख्य रूप से जो है वो शोध हुई है, वहां से हमें घोड़े की हड्डियां मिली। घोड़े की मिट्टी की आकृति और नौशारों और लोथल में पाई गई, लेकिन घोड़े का कुछ स्पष्ट किसी भी मुद्रा पर अभी तक नहीं मिला है। यानी कि घोड़े की मिट्टी की आकृतियां मिली है, परंतु उसका कोई चित्र मुद्रा पर नहीं मिला है। रामचंद्र शर्मा कहते हैं कि घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो और लोथल में मिली एक संदिग्ध मूर्ति मिट्टी का खिलौना से मिला है, जिन्हें लोथल के घोड़े के अस्थियों के विषय में चर्चा नहीं की है। यानी कि वो ये कहते हैं कि केवल और केवल जो हमने ऊपर पढ़ा, यही इसी बात से हमें ये ज्ञात होता है कि उस समय में घोड़ा था, पालतू था, परंतु इसकी कोई अस्थियों के विषय में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। जब वही दूसरे इतिहासकार डॉक्टर किरण कुमार थपियाल कहते हैं कि उन्होंने अपनी पुस्तक सिंधु घाटी सभ्यता में लिखी है, इसमें ये लोग कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की बनी घोड़े की जैसी आकृति के विषय में
यानी कि मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी हुई घोड़े की आकृति मिलती है, जिसके विषय में हम निश्चय पूर्वक ये नहीं कह सकते कि वह घोड़ा ही है। लोथल से भी ऐसे 3 मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं जिन्हें कुछ विद्वान तो घोड़े की अनुकृति मानते हैं और कुछ नहीं मानते। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा सभ्यता का कालानुक्रम, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। जब 1920 के दशक में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता को पहचाना गया तो उसका काल निर्धारण प्रमुख रूप से मेसोपोटामिया में और किस स्थलों पर प्राप्त मुद्राओं के आधार पर किया। यानी कि हड़प्पा का जो काल निर्धारण है वह किस प्रकार से हुआ, मेसोपोटामिया से हमें और किस जैसे कुछ स्थल मिले जो कि जहाँ से हमें हड़प्पा मुद्राएं मिली, इन और किस स्थलों से जो में चीजें मिली उसके आधार पर हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है उसको विभाजन किया गया और इनकी जो मुद्राएं उसके आधार पर भी किया गया। मुद्राओं के आधार पर किस प्रकार से किया गया, यानी कि जो मार्शल है वो हड़प्पा सभ्यता को 2350 से 2750 ईसा पूर्व का मानते हैं, वही भील इनका काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व का मानते हैं। हड़प्पा के काल के लेकर हमें अलग अलग किताबों में अलग अलग मत मिल जाते हैं, क्योंकि इसको लेकर विभिन्न विद्वानों के काफी सारे मत हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण जो सर्वमान्य है यानी कि जो सबसे ज्यादा माना जाता है वह 2350 से 1750 ही है। उसके बाद काल निर्धारण की उसके बाद एक रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार हुआ। इस विधि से हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया, यानी कि कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता 3 कालों में बांटी गई, पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। पूर्व हड़प्पा जो है 3526 ईसा पूर्व की है, परिपक्व जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व की है और उत्तर हड़प्पा लगभग 1900 से 1300 ईसा पूर्व की है। परिपक्व हड़प्पाई चरण को यदि 700 वर्ष का माना जाए तो यह बहुत अधिक लंबा समय होगा, जिसमें लगभग 30 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। यानी कि अगर हम इसको 700 वर्ष पुराना माना जाए तो शायद ये अधिक लंबा समय हो जाएगा। इतनी लंबी अवधि के दौरान तो सामाजिक संगठन, आर्थिक, भाषा, यहाँ तक कि धर्म में भी बहुत सा परिवर्तन हो गए होंगे। हम जानते हैं कि समकालीन हड़प्पा के जो समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता ये 100 वर्षों की अवधि के अंदर ही इनमें तो बहुत सारे राज्यों का उत्थान और पतन हो चुका है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मूल तौर पर 2500 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच का रहा है। लगता है अपने अस्तित्व की पूरी अवधि पर संस्कृति एक ही प्रकार के औजार हथियारों घरों का उपयोग करती रही होगी। यानी कि कहने की ऐसा प्रतीत होता है कि यह संस्कृति पूरे टाइम यानी कि जितने भी टाइम में रही होगी एक ही प्रकार के औजार हथियार और घरों का उपयोग करती होगी। इनके बीच में एक एकरूपता रही होगी सारी जीवन पत्ती, यानी कि सब जगह से सेम वही नगर योजना, वही मोरे, वही मूर्तियां, वही लंबे लंबे चर्च फलक, यानी कि सब जगह से जो भी चीजें मिली वो बिल्कुल एक समान है। तो ऐसा माना जाता है कि यह एक ही पत्ती का उपयोग करती होगी। लेकिन इस अपरिवर्तनीयता पर बहुत अधिक जोर देना ठीक नहीं होगा। मोहनजोदड़ो के निर्माण कला में समय पर परिवर्तन भी दिखाई देते हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो से जो निर्माण कला मिली है कुछ समय बाद इसमें परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। जैसे कि ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर संस्कृति दो महत्वपूर्ण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में लुप्त हो गई, लेकिन अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे क्षीण हो गई और क्षीण होते हुए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम प्रदेश ने अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही थी। कई हड़प्पाई बस्तियों के अवशेष पाकिस्तान के निचले सिंध, बलूचिस्तान प्रांत से प्राप्त हुए, राजस्थान के कालीबंगा से भी हमें मिले। यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत, बलूचिस्तान से, राजस्थान के कालीबंगा से, इन सभी से हमें हड़प्पाई की बस्तियां मिली हैं। हड़प्पा पूर्व उत्तर गुजरात के नागवाड़ा में भी लोग रहते थे, परंतु किस तरह इन देशी बस्तियों से परिवर्तन पड़ता हड़प्पा संस्कृति का उद्भूत हुई ये बात स्पष्ट नहीं है। न ही हमें इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि हड़प्पाई नगरों को पनपने में किसी बाहरी शक्ति का कोई हाथ, यानी कि इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है कि हड़प्पाई नगर जो थे इनके विकास में, इनके उत्थान में किसी भी बाहरी शक्ति जो थी उसने अपना कोई योगदान दिया था। हो सकता है कि हड़प्पा की शहरी संस्कृति के विकास में मेसोपोटामिया के नगरों से, यानी कि हो सकता है कि मेसोपोटामिया की जो हमें सभ्यता मिली है थोड़ी विकसित थी, तो ऐसा हो सकता है कि शायद इस संस्कृति के विकास को देखकर हड़प्पा लोगों ने अपनी संस्कृति का विकास अच्छे से किया हो। परंतु हड़प्पा संस्कृति देसी ढंग की थी, इस बात में कोई शंका नहीं है कि वो कोई भी भारी शक्ति नहीं थी। बहुत सारे ऐसे तत्व मिले जो उसे पश्चिमी एशिया की समकालीन संस्कृति से अलग मानते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना जाल पट्टी की तरह इसमें सड़कों, नालियों, मलकुंडों की अच्छी व्यवस्था मिली है। दूसरी ओर मेसोपोटामिया के नगरों में बेहतरी बढ़ते जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है, यानी कि मेसोपोटामिया इतनी अच्छी नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति के जो सभी नगर है वहाँ के जो मकान है आयताकार होते थे, पक्का स्नानागार होता था, सीढ़ीदार कुआं होता था। पश्चिमी एशिया के नगरों में इस तरह की नगर की योजना में नहीं मिली है। संभवतः की डाफिनोसस नगर को छोड़ प्राचीन युग के किसी भी अन्य नगर में जल निकासी का ऐसा तो प्रबंध हमें देखने को नहीं मिला है। यानी कि हड़प्पा के अंदर अगर हम बात करें
तो यहाँ की जो नगर योजना है बहुत अच्छी हमें देखने को मिलेगा। कीर्तदीप नामक जो एक नगर है वह वहाँ की जल निकासी बहुत उत्तम किस्म की देखने को मिली है, ऐसे हमें किसी अन्य नगर से नहीं मिली। हड़प्पा के लोगों ने पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया था, जिस प्रकार से इनका परिचय मिलता है पश्चिमी एशिया वाले ऐसा कहीं पे हमें नहीं मिला है कि कहीं और पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। हड़प्पा के मृतमांड में उनके मोहर अपने खास रंग किया और इन पर पशु अंकित पशु मंडल स्थानीय है। यानी कि हड़प्पा में मृतमांड और मोहरे मिले, मोहरे पर बहुत सारे पशु भी हमें अंकित मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हड़प्पा की जो लिपि थी वो एक खास होती थी। मेसोपोटामिया की लिपि का इनसे कोई मेल नहीं होता था। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य की संस्कृति कहा जाता है। इसमें कांसों का सीमित उपयोग होता था, ज्यादातर यहाँ पर पत्थर के औजार ही मिले। अंत में हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र जितना विशाल था उतना ही विशाल और किसी भी समकालीन संस्कृति का नहीं था। हड़प्पा नगर की संरचना 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई थी और इस तरह कांस्य युग में अपने ढंग की बेहतरीन संरचना में यह आती थी। अभी तक हड़प्पा के जैसे नगर विस्तार अन्य कहीं हमें देखने को नहीं मिला है। मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता तो 1900 ईसा पूर्व के बाद के बीच बची रही, लेकिन हड़प्पा की नगरीय संस्कृति लगभग उसी समय लुप्त हो गई। इसके बहुत से कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि सिंधु क्षेत्र में वर्षा की कमी मात्र 30,000 ईसा पूर्व के आसपास तनिक सी बढ़ी और फिर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आरंभ में कम हो गई। यानी कि मेसोपोटामिया जो थी ये प्राचीन सभ्यता 1900 ईसा पूर्व के बाद भी बची रही, लेकिन हड़प्पा की जो नगरीय सभ्यताएं थी वो समय के साथ लुप्त होती गई। इसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं कि सिंधु सभ्यता में सिंधु क्षेत्र जो था यहाँ पर वर्षा की मात्रा 3000 ईसा पूर्व के आसपास धीरे धीरे बढ़ी और फिर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद यानी कि जो वर्षा थी वो यहाँ पर कम होती चली गई, तो इससे ये सभ्यता खत्म होती चली गई। खेती और पशुपालन पर भी इनका बुरा असर हुआ। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान से फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई, उर्वरता घट गई, इसी के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। वहीं कई लोग ये मानते हैं कि यहाँ की जमीन जो थी वो धंस गई या ऊपर उठ गई, जिससे बाढ़ का पानी जमा हो गया। और कुछ लोग ये मानते हैं कि भूकंप के कारण सिंधु नदी जो थी उन्हें अपने जगह जो थी बदल ली थी, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो जो था ये बिल्कुल खत्म होता चला गया। यानी कि सिंधु सभ्यता के पतन के विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत है, हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। यह भी मत है कि हड़प्पा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति आर्यों ने नष्ट किया, परंतु इस बात के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं। कांस्य युग की विशालतम सांस्कृतिक सत्ता के विघटन के क्या क्या परिणाम हुए ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। यानी कि हड़प्पा संस्कृति के विघटन परिणाम, इसके परिणाम क्या है मुख्य रूप से ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। केवल हमें अलग अलग मत मिलता है। कुछ लोग भूकंप कहते हैं, कुछ लोग बाढ़ कहते हैं, कुछ लोग भारी आक्रमण कहते हैं। इसको लेकर अलग अलग बात है। हमें यह भी नहीं जानते कि नगरों के उजड़ जाने से वाणिज्य और शिल्पी लोग देहात की ओर चले गए और वहां हड़प्पा के तकनीकी कौशल को फैलाया। यानी कि हो भी सकता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो कहीं देहात की ओर चले गए और वहां पे इन्होंने अपने तकनीकी कौशल को फैलाया। हमें सिंध, पंजाब और हरियाणा के नगरोत्तर काल की स्थिति के बारे में कोई भी पर्याप्त जानकारी नहीं मिली है। सिंधु क्षेत्र के भीतर हम खेतिहारों की बस्ती तो पाते हैं, लेकिन पूर्व काल की संस्कृति के साथ साथ उनका हमें कोई उनसे संबंध स्पष्ट देखने को नहीं मिलता है। हड़प्पा संस्कृति शायद 1900 ईसा पूर्व तक जीती जागती रही, बाद में इसकी नगरीय अवस्था लुप्त होती गई। मक्खनलाल ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अचानक लुप्त नहीं हुई। पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले उनसे ये पता चलता है कि सभ्यता धीरे धीरे लुप्त हुई थी। अतः स्थिति का प्राप्त होने में लगभग 1900 से 1300 लगभग इसको खत्म होने में 600 वर्ष का समय लगा था। यानी कि पहले एक हड़प्पा का एक नगर लुप्त हुआ, फिर धीरे धीरे दूसरा नगर लुप्त हुआ। आज का सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि आप लोग को ये बताना है कि हड़प्पा से कौन से शहर से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ हमारे आज की ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।